बच्चों, आपको पता है हमारे देश भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत विशाल है। पूरे विश्व में हमारी भारत की संस्कृति को सम्मान दिया जाता है और आज तो विश्व के हर देश में भारतवासी रहते हैं और वहाँ जाकर जब भारतीय अपनी संस्कृति को स्थापित करते हैं, अपने रीति रिवाज, अपने खान पान, अपनी वेशभूषा को वहाँ भी अपना कर रखते हैं, तो इस तरीके से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें हम देखेंगे कि मॉरिशस में भारतीयों ने किस तरह से अपनी संस्कृति को संजोकर संभाल कर रखा हुआ है, जिसके कारण मॉरिशस जो है वहाँ पर भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर नजर आती है। पाठ का नाम है मॉरिशस, छोटा सा हिंदुस्तान। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम मॉरिशस की सैर करते हैं। बोल बोल कर पढ़ना है आप सबने मेरे साथ। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, यानी कि मूल रूप से वे भारत के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई यानी मुंबई हैं, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मा स्थान भी। आपको ये नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के राज्यों के नाम हैं। कलकत्ता, जिसका अब नाम कोलकाता हो गया है, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, वह चेन्नई है। बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है। तो ये सारे राज्य जो हिंदुस्तान के हैं, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों को ये नाम दिए गए हैं। और यहाँ तक कि एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। वहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मा स्थान भी। वाह! इसका मतलब यदि हम कभी मॉरिशस जाएं तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम हिंदुस्तान में ही हैं। ये तो बड़ी रोमांचक बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं मॉरिशस के बारे में। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया जी के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। यानी भारत से मॉरिशस जाने की सीधी शायद हवाई यात्रा नहीं है, तो लेखक पहले दिल्ली से मुंबई गए, मुंबई से नैरोबी और नैरोबी से उनको फिर मॉरिशस का हवाई जहाज पकड़ना था। तो एक दिन नैरोबी रुकना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक दिन नैरोबी के नेशनल पार्क में बिताया जाए। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है वहाँ पर, और बीच बीच में अच्छी सड़कें बनाई हुई हैं और वहाँ पर्यटकों के, टूरिस्ट के घूमने के लिए गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो वहाँ पर वहाँ का वन्य जीवन, जो जंगल में रहने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, उनका जीवन देखने के लिए लोगों को, पर्यटकों को ले जाया जाता है। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े।
दूरी तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह आ पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। यानी जब नैरोबी में वहां पर नेशनल पार्क में लेखक गए अपने मित्रों के साथ, तो गाड़ी में काफी वो लोग घूमे पर उन्हें कहीं शेर नजर नहीं आए, और काफी अंदर जाने के बाद फिर उनकी नजर पड़ी कि वहां पर शेर मानो आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात ही नहीं किया मतलब उस तरफ आंख उठाकर गर्दन घुमाकर देखा तक नहीं। मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो। तुच्छ मतलब बहुत छोटे, और तुच्छ अति तुच्छ मतलब छोटे से भी छोटे, यानी मानो हम अदृश्य ही हों, हम नजर ही ना आ रहे हों और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्भाई ली, जम्भाई मतलब उबासी ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खर पात से भी बदतर समझे गए। यानी कि उस समय ऐसा महसूस हुआ मानो कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो नजर भी आ रहे हैं या नहीं। मतलब सिंह जैसे अपनी मस्ती में वहां लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे वैसे ही वो करते रहे। उनका स्वभाव बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो उन्हें वे गाड़ियां, ये लोग वहां पर नजर न आ रहे हों। इसकी इनकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये बड़ा अचंभा हुआ लेखक को यह देखकर, वरना हम तो ऐसे ही समझते हैं ना कि सिंह यदि किसी को देख ले तो भाग कर आएगा, झपटेगा, मार डालेगा, पर वहां तो मानो सिंहों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरनी का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे, मतलब सचेत हो गए। जब उन्हें लगा कि सिंह उन्हें देख रहे हैं, किसी भी समय हमला कर सकते हैं, तो वो हिरण जो थे वो सचेत हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहीं रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। यानी कि लेखक अब बता रहे हैं कि जब वो नैरोबी रुके, वहां पर उन्होंने जंगल का वो विचित्र वातावरण देखा, सिंहों के एक सामान्य से व्यवहार से वो परिचित हुए। अब उनका समय हो गया था मॉरिशस जाने का, तो नैरोबी से 5 घंटे की उड़ान लेकर वो मॉरिशस पहुंच गए। उस समय वहां पर 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है।
यानी जब मॉरिशस में उतरे वो विमान से, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, उन्हें महसूस हुआ मानो वो मॉरिशस में या किसी अन्य देश में नहीं है, बल्कि अपने ही देश भारत में है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है, मतलब खूब हिंदी वहां बोली जाती है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है, यानी कि मॉरिशस में एक संस्था है जो हिंदी का प्रचार प्रसार करती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। ये तो बड़ी अद्भुत बात है कि मॉरिशस में राजभाषा यानी कि राजकाज के सारे काम अंग्रेजी में किए जाते हैं, बोलचाल की वहां की भाषा क्रेओल है, और क्रेओल के बाद जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वह है भोजपुरी। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलने अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए है, यानी कि हिंदी और भोजपुरी वहां पर जिस तरह से बोली जाती है, और यहाँ तक कि वहां के लोग भी इस भाषा को बोलते हैं, तो ये एक सूत्र बन गया है। ये भाषा जो है ये एक ऐसा साधन बन गई है जिसने भारतवासियों को और मॉरिशस के लोगों को आपस में जोड़ रखा है, और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। देखिए बच्चों, भाषा जो होती है एक बहुत बड़ा माध्यम होती है किन्हीं भी दो लोगों या दो जातियों या दो देशों के बीच में संबंध कायम करने के लिए। यदि हम किसी अन्य देश में जाएं और हमारी भाषा वो ना समझते हों और उनकी भाषा हम ना समझते हों, तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल रहता है, गैप रहता है। हम अपनी बात ना कह पाते हैं ना उनकी समझ पाते हैं। पर अगर भाषा हम एक दूसरे की जानते हों, बोलनी और समझनी आती हो, तो फिर संबंध प्रगाढ़ बन जाते हैं, गहरे बन जाते हैं। तो यही काम हिंदी भाषा कर रही है मॉरिशस और भारत के मधुर संबंध बनाने में। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो यहाँ सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि वहाँ के उद्योगों में भी भारतीयता की झलक दिखाई देती है। तो वहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या है? चीनी बनती है या चीनी का व्यापार होता है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती मतलब कि भारत की संस्कृति कितनी जीवंत है, और चिरायु मतलब कितनी प्राचीन है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्राणवत्ता मतलब उसमें कितनी जान है, सबको जीवंत बनाए रखने की उसके अंदर ताकत है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। प्रलोभन मतलब लालच। जब भारत को गुलाम बनाया गया था तो कोशिश तो ये की गई थी कि हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। ईसाई धर्म को अपनाने पर जोर दिया गया था, और हमारे साथ भी जबरदस्ती की गई थी कि हम भी अपनी हिंदू संस्कृति को त्याग कर और ईसाई धर्म को अपनाएं। लेकिन भारतवासी किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आए, और उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा ही नहीं की बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी किया। वे अपने धर्म पर डटे रहे, और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए।
यानी कि मॉरिशस द्वीप पर किसी मजबूरीवश जाना पड़ा था भारतवासियों को, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर भी उस मॉरिशस को एक छोटा हिंदुस्तान बना दिया। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय है, मतलब शिव जी का मंदिर है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उनका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू मंदिर तो बन गए पर उनका रख रखाव ठीक नहीं है। वहाँ उनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल होती है, बहुत साफ सुथरे हैं और वहाँ का वातावरण बहुत ही जीवंत है, सभी लोगों को बहुत लुभाता है। सुरम्य मतलब कि अत्यंत सुंदर वहाँ का वातावरण, वहाँ की मेंटेनेंस, रख रखाव, वहाँ पर लोगों का आना जाना खूब है और बहुत सुंदर वहाँ पर ये मंदिर, हिंदू संस्कृति को जो झलकाते हैं, जगह जगह देखने को मिलते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। एकांतिक मतलब एकनिष्ठ। हिंदू जो अपनी भक्ति, जिस तरह ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हैं, वो वहाँ पर भी देखने को मिलती है और इसी के कारण वह स्थान एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कंवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। तो ये बात कितनी अद्भुत है और आकर्षित करने वाली है कि भारतीय मान्यताओं को, भारतीय परंपराओं को मॉरिशस में कितना सम्मान दिया जाता है और वहाँ रहने वाले भारतीय बड़ी निष्ठा के साथ उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को आज भी अपनाते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। वे सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। उजली मतलब सफेद, बिल्कुल साफ सुथरे सफेद वस्त्र पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं। तो इस तरह से लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपना यात्रा वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने यह बड़े सुंदर ढंग से सिद्ध कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि सचमुच मॉरिशस जो है वह एक छोटा हिंदुस्तान ही है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बड़ी संख्या में रहते हैं और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाकर रखा हुआ है। तो बच्चों, जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के बिना अधूरा होता है, ऐसे ही अपनी देश की पहचान, अपनी संस्कृति के बिना भी हम अधूरे हैं। हम चाहे जहाँ भी हों, हमें अपनी पहचान को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा परिवार हमारी पहचान है, हमारा समाज, हमारा देश हमारी पहचान है और वो पहचान हमारी संस्कृति से बनती है। तो अपनी संस्कृति को हमें जिंदा रखना है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको और अधिक सजाने संवारने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान कैसे होगी? एक भारतीय के रूप में होगी। तो भारतीय होने पर, भारतीयता पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और अपनी संस्कृति को कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिए।